बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है। गन पॉइंट पर लूट की कोशिश की गई। ग्राहक और संचालक को इन अपराधियों ने बंधक बनाया और लूट का प्रयास किया है। कैश हालांकि नहीं मिलने पर संचालक को पीटा गया। पुरानी मोहम्मदपुर बाजार की एक घटना, जहां सीसीटीवी में कैद बदमाशों की करतूत है, वो करतूत इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। देखिए कैसे चेहरे को कपड़े से बांधकर पहचान छुपाने की कोशिश की गई जब सीएसपी पर लूट के लिए ये पहुंचे। हालांकि कुछ जब मिला नहीं तो संचालक के साथ मारपीट की जाती है, यहां तोड़फोड़ की जाती है, जो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो दिन दहाड़े इस तरीके से लूट की ये कोशिश, गोपालगंज से ये बड़ी खबर। हालांकि यहां पर लूट की नीयत से पहुंचे इन अपराधियों के हाथ कुछ लगा नहीं, इसलिए जो ग्राहक यहां पर मौजूद थे, जो संचालक यहां पर मौजूद थे, उनके साथ मार पिटाई की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव गर्मी को देखते हुए किया गया है। गर्मी को लेकर टाइमिंग में बड़ा बदलाव, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट में अब सभी कक्षाएं चलेंगी। स्कूलों को इसे लेकर ये निर्गत कर दिया गया है। सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक ही कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। 7 अप्रैल से 1 जून तक के लिए इस आदेश को फिलहाल जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। चूंकि गर्मी हर रोज एक नए रिकॉर्ड को बना रही है और इस वक्त एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे वो छात्रों के हित से हो या फिर शिक्षकों के दृष्टिकोण से हो। और इसी गर्मी को लेकर टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव किया गया है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस तरीके से गर्मी प्रचंड नजर आ रही है, ये बदलाव बहुत जल्द और एहतियात के तौर पर किया गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार शिक्षक इंतजार में थे, बच्चे इंतजार में थे कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है बिहार का। ऐसे में शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि 7 अप्रैल से बिहार के तमाम जो प्राइमरी से लेकर +2 तक के स्कूल है सरकारी, सभी मॉर्निंग हो जाएंगे और जिसको लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं। यानी सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक अब स्कूल की टाइमिंग होगी और इस दौरान ही जो है बच्चे जो है क्लास में पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही इसमें जो शेड्यूल दिए गए हैं, इसमें 12:20 से लेकर 12:30 तक प्रधानाध्यापक हों या शिक्षक हों, उन्हें अब पढ़ाए गए जो चीज है उसकी समीक्षा करनी होगी और इसके साथ साथ अगले दिन जो होमवर्क देना है इसकी भी समीक्षा करनी है। और 11:40 से 12:20 तक जो कहीं ना कहीं जो 7वीं घंटी है, इसके बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। तो 12:20 के बाद बच्चे घर जा सकते हैं, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा जो है इसमें स्कूल के एचएम और शिक्षक जो है वो स्कूल में बने रहेंगे। फिलहाल बड़ी राहत है क्योंकि अब 1 जून तक यही शेड्यूल काम करेगा, यानी स्कूल अब मॉर्निंग शिफ्ट में ही संचालित किए जाएंगे और इसके बाद जो है ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की छुट्टी की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल रजनीश, ये इस काफी लंबे वक्त के बाद इस तरीके से गर्मी जो है अप्रैल के महीने में मई जून जैसी शुरू हो चुकी है और इसलिए शिक्षा विभाग ने स्वतः ही इस गंभीरता को देखा है, समझा है और तब जाकर शिक्षकों को और छात्रों को दोनों को ही बड़ी राहत दी है। बिल्कुल, स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े इसको देखते हुए, चूंकि बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई होती है और लेट से आने में कठिनाई होती है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी फोरकास्ट कर दिया है कि कई दशक का रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस बार जो गर्मी है उसके शुरुआती जो रुझान एक तरह से कहा जाए, बहुत ज्यादा गर्मी है और उमस के साथ साथ जो चिलचिलाती धूप है इसका लोगों को सामना न करना पड़े और यही वजह है कि स्कूल की टाइमिंग बदली गई है और इसका ड्यूरेशन भी 1 जून तक रखा गया है। विवाह, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो मॉर्निंग शिफ्ट में अब सभी स्कूलों का संचालन होगा। शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है, जिससे लेकर सुबह 6:30 से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक स्कूलों को चलाना है। 7 अप्रैल से लेकर 1 जून के लिए ये आदेश इस वक्त शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए। तो सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ी राहत इस वक्त विभाग की तरफ से दी गई है, जिसमें गर्मी की ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से गर्मी प्रचंड नजर आ रही है, अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। टेम्परेचर इस अप्रैल के महीने में ही 40 से 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। तो राहत देते हुए शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में, शिक्षकों के हित में ये बड़ा बदलाव किया है।
खबर बिहार के मोतिहारी से, जहां सुगौली नगर के विशुनपुरा सरेह में ग्रामीणों ने तटबंध निर्माण के काम को रोक दिया है और करीब 200 लोग पहुंचकर इस तटबंध के निर्माण के काम को रोकते हुए नजर आए। वजह क्या है वो भी जरा जानिए। निर्माण कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को यहां से ये ग्रामीण भगा देते हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने इस हालात को कंट्रोल किया, काबू में लाया। कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करने का भी ग्रामीणों के ऊपर आरोप है। वहीं विभाग ने उपद्रव करने वालों की पहचान की बात कही और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। जल संसाधन विभाग का यह कहना है कि सालों पहले जमीन का भुगतान करने के बाद भी ग्रामीण इस काम को बार बार प्रभावित कर रहे हैं, रोक रहे हैं और ग्रामीणों का यह कहना है कि भाई भुगतान नहीं हुआ है और इसीलिए यहां पर तटबंध का निर्माण तो हम नहीं होने देंगे। कि यहाँ पर तटबंध निर्माण कार्य चल रहा था पिछले 2 दिनों से। कुछ लोग के नेतृत्व में, कितने लोग थे तकरीबन 150 लोगों ने सुबह में निर्माण टीम पे धावा बोला है और जबरदस्ती कार्य बंद करा दिया गया उनके द्वारा। माननीय मंत्री महोदय का भी, विभाग का भी निर्देश है कि तटबंध निर्माण कार्य में जो लोग व्यवधान डाल रहे हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। और अब बात वक्फ बिल की करेंगे, जो दोनों ही सदनों से पारित हो चुका है, मोहर लग चुकी है और अब सत्ता पक्ष का यह कहना है कि बिल से पसमानदा मुसलमानों का उत्थान होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार हमेशा से अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखते आए हैं और मुस्लिम समाज के लोग उनके साथ आज भी बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। मुसलमानों में अति पिछड़ा पसमानदा समाज का वक्फ संशोधन बिल का समर्थन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होने के ऐलान से विपक्ष को गहरा झटका लगा है। राजद के लिए इसे बड़ा झटका नहीं बल्कि आघात माने जाने वाला है। पसमानदा मुस्लिम समाज अपने हित की रक्षा के लिए शुरू से ही गुहार लगाता रहा है और इसके नेता, जो पहले जेडीयू के सांसद रहे, अली अनवर जी, आवाज बुलंद करते रहे हैं। भले ही अनवर साहब दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन पसमानदा समाज सीएम नीतीश कुमार जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। देश में कांग्रेस हो या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यकों को केवल गुमराह करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाए हैं ये लोग। आदरणीय नीतीश कुमार जी जात नहीं जमात की राजनीति करते हैं। मंदिर का भी विकास करते हैं, मस्जिद का भी विकास करते हैं और कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं। बिहार में वक्फ की संपत्ति को कोई देखने वाला नहीं था। नीतीश कुमार जी ने तो रोल मॉडल पेश किया है देश में। आप केवल पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल देख लीजिए। जाहिर सी बात है, नए वक्फ कानून आने से मुस्लिम समाज की महिला और पसमानदा समाज के लोग जब इसमें शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से उत्थान होगा। जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह से माइनॉरिटी के लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं, एक के बाद एक इस्तीफा की झरझरी लग गई है, इससे तो उनका विश्वास पार्टी में खोया ही है। अरे मैं तो कहता हूं, सिर्फ उनका ही विश्वास क्यों, बिहार की आम जनता ने भी जेडीयू में विश्वास खो दिया है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें प्रचारित कर रहे हैं। हर वर्ग, हर तरह के जो संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं वो आपकी बातों को समझ रहे हैं। आपकी सोच ना तो पसमानदा के हित में है, ना महिलाओं के हित में है। अगर ये सोच होती तो आप धारा 341 में संविधान संशोधन के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाते। तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखा है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर वोट वाली राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया। सुनिए क्या कुछ कहा नीरज कुमार ने। नीतीश कुमार जी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सजा याफ्ता लालू यादव को मुफ्ती मोहम्मद शहीद अवार्ड मिला है, नीतीश कुमार जी को वह अवार्ड मिला है। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर माना गया है। नीतीश कुमार जी गांधी, लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के और जननायक के विचारधारा को सरजमी पर उतार दिया। नहीं तो मुसलमान पंचायती राज का हिस्सेदारी हो जाता। कोई पसमानदा मुसलमानों के बारे में विचार करता था, परित्यक्ता नारी के बारे में कोई विचार करता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार करता था। माननीय नीतीश कुमार जी को सारे तबकों का वोट मिला है और मुसलमानों को इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको सुरक्षा दिया, संरक्षण दिया
और साथ ही मेरे जीवन दशा में बदलाव के लिए चिंतन करके कार्य योजना बनाया। तो वक्फ बिल पास होने के बाद से बिहार में सियासत इस वक्त अपने चरम पर नजर आती है। जेडीयू से मुस्लिम नेता एक के बाद एक कर इस्तीफा दे रहे हैं और विपक्ष के नेता इस पूरे मामले को लेकर हमलावर नजर आते हैं, जबकि एनडीए इस बिल को मुसलमानों के हित में बता रही है और विपक्ष पर भ्रम वाली राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है, चाहे वो पार्टी के आम कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, पार्टी के माननीय सांसद हो। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ एनडीए के इस फैसले के साथ खड़े हैं। विपक्ष पहले से ही मुस्लिम समाज को डरा करके, धर्म के नाम पर डरा करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहा था। एक बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम समाज में जो हाशिए पर है, जो गरीब है, और कुछ चंद जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में आए। ये कहिए कि जदयू के नेतागण जो है रिजाइन दे रहे हैं। अब जो है क्यों रिजाइन दे रहे हैं? अब उनको अब एहसास होने लगा है कि हम लोग जो बीजेपी के साथ गठबंधन कर करके जो है हम ठगे जा रहे हैं। तो जेडीयू और आदर नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक पूंजी थी वो समाप्त हो गई। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही, अब जेडीयू का नाम बीजेपीयू हो गया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से गैर संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ ये वक्फ संशोधन बिल बीजेपी के एजेंडे के तहत लाया गया और पास कराया गया, इसके भागीदार नीतीश कुमार बने हैं। उसी तरह लोग देखेंगे गरीब मुसलमानों के जिंदगी में, महिलाओं के जिंदगी में, विधवाओं के जिंदगी में कैसे मुस्लिम समाज के लिए ये उपयोगी होता है। जो आज तक लूट रहे थे उन्हीं को तकलीफ ज्यादा। संसद के नेताओं के भाषण आपने खूब सुने होंगे। वक्फ बिल को लेकर जोरदार और तीखी बहस भी आज से पहले आपने खूब सुनी होगी। नेताओं की जुबानी जंग भी आपको दिखाएंगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में नेताओं की शेरो शायरी ने लोगों को खूब अपनी ओर खींचा। एक से बढ़कर एक शायरी के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सवाल और जवाब के शब्द बाणों का इंतजार करते नजर आए। जहां आपको अब सुनाते हैं कि सदन में किस तरह से शेरो शायरी की भरमार रही, वो अपने आप में अब चर्चा का विषय है। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? तो इसे एक शेर में कहूंगा कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दबा की। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहां चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आज बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक होने वाली है। राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद होंगे। जिला अध्यक्षों के साथ उनकी यह बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी बैठक में होगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इंदिरा भवन में बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त 40 जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब बैठक की शुरुआत होगी। और ये बैठक बिहार में जो होने वाले विधानसभा आगामी चुनाव है उस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और बिहार के नए जिला अध्यक्षों के साथ खुद राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो दोपहर के 3 बजे का वक्त है जब बिहार कांग्रेस की दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, सभी जितने भी नवनियुक्त इस वक्त जिला अध्यक्ष हैं वो लोग यहां पर मौजूद होंगे, जिसमें कृष्णा अलावरू की मौजूदगी होगी, राजेश राम की मौजूदगी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। और
राहुल गांधी की मौजूदगी में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से माना जा रहा है। कटिहार में कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा में कांग्रेस नेता शामिल नहीं हुए। कटिहार के राजेंद्र आश्रम से राज गार्डन तक कन्हैया की यह पदयात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन अचानक से राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कन्हैया कुमार बेगूसराय चले गए। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नगर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अब सीमांचल में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए कुछ बचा ही नहीं है। साथ ही कांग्रेस को आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी तक बताया गया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राजनीतिक यात्रा बिहार में वैसे ही समाप्त है, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने हैसियत को बिहार में पूरे तौर पर समझ गई है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का एक पिछलग्गू पार्टी के रूप में उसकी पहचान बन गई है बिहार में। पीएमसीएच में आए दूर दराज के मरीज जांच कराने के नाम पर दलालों के शिकार हो रहे हैं और इस कार्य में इनका साथ वहां के काउंटर कर्मी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। मरीजों से इलाज और जांच के नाम पर दलाल एक मोटी रकम की वसूली करते हैं और ऐसे में हमारी टीम आज अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पहुंची, जहां एक्सरे के लिए कतार में लगे मरीजों को बरगलाते हुए एक दलाल कैमरे में ही कैद हो गया। मरीज और उनके परिजनों का यह कहना है कि सुरक्षा गार्ड के साथ साथ डॉक्टर हो या फिर स्टाफ हो, उनकी मौजूदगी में दलाल मरीजों को गुमराह करते हैं और उन्हें ठगी का शिकार बनाया जाता है, लेकिन इन्हें रोकने वाला या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता। पीएमसीएच के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैसे दलालों का कब्जा है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। पीएमसीएच के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। ओपीडी का वक्त है और बड़ी संख्या में जो मरीज हैं जांच के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जरा हम बातचीत करें क्योंकि कुछ लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। कौन है आप? बोलिए। आप कौन हैं? हम यहीं रहते हैं। कौन रहते हैं? इधर आइए। बोलिए ना सर। भाई कैमरा पर आइए, इधर आइए। ये स्टाफ है मैडम? सिर्फ बता दीजिए स्टाफ है कि नहीं है आप लोग के? हॉस्पिटल स्टाफ है ये? कोई है? डॉक्टर हैं अभी यहाँ? ये आप स्टाफ हुए? ये कौन है? और यहाँ पर रहते हैं। यहीं पे रहते हैं लोग। ये यहाँ रहते हैं? क्या है, एम्प्लॉय हैं? नहीं, एम्प्लॉय नहीं है ये। नहीं। अच्छा, यहाँ क्यों रहते हैं ये? आपने पूछा इनसे यहाँ क्यों रहते हैं? नहीं, हमने कभी नहीं पूछा। हम तो अंदर काम है, अंदर ये क्यों मरीज से बात करते हैं, पर्चा क्यों देखते हैं, क्यों एक्सरे के बारे में बताते हैं, क्या इनको फायदा है ये बताइए मुझे। फायदा क्या है? हम लोग को पता नहीं सर, यही जाने। बताइए, ये जो शख्स था ये भागा क्यों? भागा सर, ये दलाली करता है। जैसे कोई पेशेंट आता है उसको जबरन मांगता है कि लाइए पुड़िया, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बाहर से करवा देंगे, और किसी को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है यहाँ के क्या बोलते हैं पेशेंट को। उसके बाद मेडिसिन दुकान पे भी बहुत दलाल से रहते हैं, कहते सर लाइए ना, हम आपको दवा दिलवा देंगे 40% कमीशन के। हम यही सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ गरीब मजदूर बहुत लोग आते हैं। आप लोग को मिलता है दलाल? मिलता है, बट हम लोग तो पढ़े लिखे हैं तो हम उसके चक्कर में नहीं रहते हैं। नाम हुआ आपका? मेरा नाम टुरमुन को मिला है दलाल? सर मिलता था, और पुर्जा हम पापा के साथ आए थे दिखाने के लिए, तो पुर्जा लेके और दूर चल गया था, तो हम तो नहीं गए। हम तो समझ गए थे कि दलाल है, तो हम नहीं गए थे। तो फिर घूर के दलाल है यहाँ बहुत, वहाँ क्या नाम हुआ आपका? मेरा परवीन। यहाँ दलाल है? हाँ दलाल है, बहुत दलाल है, 15-16 को दलाल है ना? हाँ। क्या बोलता है? कहता है कि चलिए पुर्जा दीजिए, हम दवाई दिया देते हैं, हम करा देते हैं, हम करा देते हैं। अभी जो दलाल है वो कहाँ गया? अभी दलाल तो हम बाहरी कसबे नहीं किया। कैमरा पर हम लाए थे, कहाँ गया वो? अब सब भाग गया है। भाग गया? हाँ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमरा उषा देवी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं जो तमाम मरीज हैं और उनके परिजन हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भी ये लोग यहाँ आते हैं तो दलालों से सबसे पहले रूबरू होते हैं। यानी जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जिन्हें शक होता है, वो दलालों के चंगुल में नहीं फंसते हैं। लेकिन भोले भाले लोग यहाँ पर दलालों के चंगुल में फंसते हैं, मोटी रकम लुटवा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो स्टाफ नहीं था, अस्पताल का डॉक्टर नहीं था, कर्मी नहीं था, बल्कि वो दलाल था। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और ऐसे में न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि क्या अधिकारियों और दलालों की मिली भगत है? दलालों की शिकायत पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है?
गरीबों और जरूरतमंदों का आखिर इलाज होगा तो होगा कैसे? खबर भागलपुर से, जहां 12 साल सऊदी अरब की जेल में बंद रहने के बाद सलीमपुर निवासी कमरुद्दीन की वतन वापसी हुई है। उसके घर लौटने पर खुशी का माहौल है। कमरुद्दीन ने कहा कि केंद्र सरकार की मजबूत कूटनीति की वजह से वो वतन वापस लौट पाया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार का इसके लिए आभार भी जाहिर किया। सरकार को मैं बोलता हूँ कि वो हमारे लिए जितना किए है तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह धन्यवाद देता हूँ, देता रहूँगा अपनी। और हमारे जैसे भी और जो लोग फंसे हुए उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि उसको भी मदद मिले भारत सरकार से, ताकि वो लोग भी आ जाए। कितने लोग थे वहाँ आपके साथ? 3 आदमी और था मेरे साथ। एक था यूपी का, एक था आपका राजस्थान का, एक दिल्ली का। चारों लोग आ गए? चारों आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। दिलीप जायसवाल भी जल्द ही अपनी नई पार्टी की घोषणा करने वाले और नए टीम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का यह कहना है कि बीजेपी की टीम उनके कार्यकर्ता हैं। प्रदेश में जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें कर्मठ कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी। ये मैं किसी टीम के सहारे चुनावी मैदान में नहीं उतरने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता का दिल जीत करके मैं चुनाव के मैदान में उतरने जा रहा हूं। टीम का काम प्रबंधन का होता है, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के मतदाता तक जो इस बात का पूरे चुनावी रणनीति में हमारा सिपाही होगा, सेना होगा। सहरसा से बड़ी खबर, जहां बसनही थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। हमले में अपराधियों की ओर से चलाई गई कई राउंड गोली से एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम गश्ती के लिए निकली थी और तभी बाइक पर कुछ लोगों की गतिविधि संदिग्ध दिखी। पुलिस ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो ये लोग भागने लगे और भागने के दौरान ही गोली चला दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को खदेड़ कर हालांकि पकड़ा है। बाकी लोगों की तलाश अब भी जारी। मोटरसाइकिल से? हाँ, तो फिर गोली किसने चलाई? हम लोग गाड़ी में थे ना, पीछे में बस मीटिंग का हम लोग बगल में से छिपे हुए थे। ठीक है ना, छिपे हुए थे सब आदमी। देखिए देखे तो क्रिमिनल निकलता है, श्याम महिन का। अब अकेले बाइक से गए थे? ना, 4 आदमी थे। पेट्रोलिंग में थे तो बाइक पर सवार अपराधी आ रहे थे। उनको इन लोगों ने रोका तो भागने का प्रयास किया। ये लोग पकड़े उसको इसी में एक अपराधी है फायरिंग करके मकई के खेत में भाग गया है। घटनास्थल पर एसपी साहब, 3 डीएसपी साहब सब लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भारत की तरक्की की कहानी लिख रहे ऐसे लीडर्स जो नीतियों को बदल रहे हैं विकास में, और अब आपको मिल रहा है मौका ऐसे लीडर्स को सीधे सुनने का। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में जुड़े। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इस खास मंच पर मिलिए उन दिग्गज नेताओं से जो भारत के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। आप भी इनका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18futures.com राइजिंग भारत समिट पर।